A very good morning and Jai Hind students. How are you all? I hope you all are doing good. Continuing with chapter number 2, that is Principles of Management. In today's lecture, we will be starting Principles of Management developed by Fayol. See, today we will be starting Principles of Management. Again and again, the principal word came to you. We have already read the nature and significance of management, right? We have like I'm showing you here, we have already learned the meaning of principle. We have already read the nature and principles of management, and we are done with the significance of principles of management. We are done with the nature as well as significance of principles of management. So बार बार आपके पास एक टर्म्स आती थी लाइक डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि बेटा ये दीज आर दी प्रिंसिपल्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सिर्फ आपको पहले ये क्लियर किया जा रहा है दैट व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, जो कि मैनेजमेंट के होते हैं. What is management? Management is an art of getting things done through others effectively and efficiently. This is management. अब बहुत सारे मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने, लाइक आई told you earlier also, like Henry Fayol, F.W. Taylor, James De Mune, इन सब मैनेजमेंट रिसर्चर्स ने दे वेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया. दे रीच टू अ हायर पोजीशन, और उस हायर पोजीशन पे पहुँच कर दे ऑब्जर्व्ड, दे रियलाइज्ड, एंड विद द एक्सपीरियंस they analyze that there must be some principles which needs to be followed in any of the organization. ठीक है, इन लोगों ने सेटअप किया कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट. सी ये सभी अल्टीमेटली एक टॉप पोजीशन पे पहुँचे, और टॉप, क्योंकि अगर आप टॉप पोजीशन पे किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग एज एन सबऑर्डिनेट वर्कर काइंड ऑफ, तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे. आप प्रॉब्लम्स तो देखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट might be you cannot do anything, but they went to a particular positions, जैसे CEO ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर्स, और वहाँ पर पहुँच के इन्होंने एनालाइज किया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए विच नीड्स टू बी फॉलो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि यूनिवर्सली अप्लाइड होने चाहिए, राइट? उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, राइट? और वो प्रिंसिपल की नेचर एंड सिग्निफिकेंस हम पढ़ चुके हैं. वो प्रिंसिपल जो हमने बार बार मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ अ प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क इज़ अ प्रिंसिपल, एग्जाम्पल्स दिया, जो कि अब आप अच्छे से इन्हें सेपरेटली पढ़ोगे. सो इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हेनरी फेयोल. That Henry Fayol, he was born in 1841. उनकी फॉर्मल एजुकेशन इंजीनियरिंग में हुई, एंड ही जॉइंड एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी 1860 में. देन ही रोज टू अ पोजीशन ऑफ इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव, राइट? उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा रहा, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ प्रिंसिपल्स सेटअप किए. उन्होंने बुक भी लिखी. ही ऑल्सो रोट अ बुक दैट वॉज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरल, जो कि बाद में इंग्लिश में पब्लिश हुई विद द नेम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इन 1949, राइट? सो टुडे फाइनली द डे हैज़ कम when we are going to start the principles of management developed by Henry Fayol. Today's topic is Principles of Management developed by Henry Fayol. Okay, Henry Fayol ने जो प्रिंसिपल्स दिए, वो सारे प्रिंसिपल्स हम अब पढ़ेंगे फाइनली, राइट? एंड कितने प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल ने दिए हैं इसमें बेटा? 14 प्रिंसिपल्स. देयर आर टोटल 14 प्रिंसिपल्स given by Henry Fayol. So we are starting with the very first principle, that is division of work. बेटा अगर आप सबको याद हो कि डिवीजन ऑफ वर्क, मैम आपको पहले भी बता चुकी हैं इस चीज़ को. डिवीजन ऑफ वर्क में व्हाट वी सपोज टू डू इज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो, लेट्स सपोज स्कूल में आप काम कर रहे हो, ठीक है,
तो ये जो रिसर्चर्स हैं, जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, इन्होंने ये देखा ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली कि अगर हम किसी काम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल टास्क में, ठीक है, इफ़ वी डिवाइड एनी वर्क into small tasks, ठीक है, and then assign them and then assign the task to different individuals. Why? So as to achieve the specialization. बेटा इस चीज़ को प्लीज़ समझो आप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप कहीं भी, स्कूल में, चैरिटेबल ट्रस्ट में, किसी होटल में, किसी कंपनी में, कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो अप करते हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। सो इसमें क्या करते हैं हम, दिस प्रिंसिपल एक्चुअली सजेस्ट द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉल टास्क, छोटे छोटे काम में बांट दिया जाता है और फिर उसको असाइन कर दिया जाता है इंडिविजुअल्स को जो कि उस काम में स्पेशलाइज्ड हैं। लाइक आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल अर्लियर ऑल्सो कि आपके स्कूल में फेट ऑर्गेनाइज होनी है, ठीक है, एक फेट ऑर्गेनाइज होनी है। इस फेट में नंबर ऑफ़ स्टॉल्स कितने लगेंगे, ठीक है, कल्चरल इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स कितने होंगे, राइट, और स्विंग्स एंड स्लाइड्स, हु लुक आफ्टर स्विंग्स एंड स्लाइड्स, राइट, फूड कोर्ट, हु विल लुक आफ्टर द फूड कोर्ट, ओके। और क्या होता है फेट में, ऑलमोस्ट वी हैव डन। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर द टॉप मैनेजमेंट गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन दिस वर्क, डिवाइड दिस वर्क इनटू स्मॉल टास्क। लाइक कितने नंबर ऑफ स्टॉल्स होंगे, कितने होंगे, तो उसको स्टॉल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, हु विल लुक आफ्टर दी स्टॉल्स, हु विल लुक आफ्टर द वर्क ऑफ स्टॉल्स, हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को देखने के लिए, हु विल मैनेज द कल्चरल प्रोग्राम्स जो इसमें स्पेशलाइज्ड है, हु विल लुक आफ्टर द एंकरिंग, हु विल लुक आफ्टर द डांस, जो इस चीज़ में माहिर है उनको वो टास्क दे दिया जाएगा। हु कैन हैंडल द चिल्ड्रन केयरफुली, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, हु कैन लुक आफ्टर द स्विंग्स एंड स्लाइड्स देयर। फिर फूड कोर्ट कौन देखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर, सो दैट एक सक्सेसफुल फेट ऑर्गेनाइज हो सके। सो यहाँ पर हमने क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट डिड द डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दिया इनटू स्मॉलर टास्क। आप ये काम देखोगे, आप ये काम देखोगे, आप ये काम देखोगे, और ये असाइन किया है काम उन्हें, दोज हु आर स्पेशलाइज्ड इनटू इट, द वन हु आर स्पेशलाइज्ड इन लुक आफ्टर दी चिल्ड्रन, ठीक है। कोई भी अगर हम केयरलेस पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली फिनिश नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम उसका मोटिव अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट। सो इसी तरह डिवीजन ऑफ वर्क अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं तो वहाँ पर काम को आसान करता है और उन लोगों के पास काम जाता है जो लोग उसमें स्पेशलाइज्ड हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं किसी बुक पब्लिशर की, ठीक है, तो किसी भी बुक के पब्लिशन में बेटा, जैसे आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल, किसी भी बुक की पब्लिशिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है, कंप्यूटर टाइपिंग होता है, ओके, व्हाट एल्स, नेगेटिव मेकिंग और assembling ऑफ पेजेस, ठीक है, और बाइंडिंग होता है ना, बाइंडिंग एट्सेट्रा, बहुत सारे काम होते हैं, राइट। सो बुक के पब्लिशन में अगर हम बात करते हैं तो देयर आर सेवरल ऑपरेशंस लाइक कंप्यूटर टाइपिंग, नेगेटिव मेकिंग, असेंबलिंग ऑफ पेजेस, बाइंडिंग, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय डिफरेंट पर्सन्स। कोई एक इंडिविजुअल इस काम को नहीं पूरा कर सकता है, because the very first thing, he alone any of the individual cannot accomplish this work, plus specialization is must.
सो हु आर स्पेशलाइज्ड इन दीज रिस्पेक्टिव फील्ड्स, उन्हें ये काम अलॉट किया जाता है. द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर टाइपिंग, वो उस काम को अच्छे से करेगा. द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन असेंबलिंग ऑफ पेजेस, वो उस काम को अच्छे से करेगा. जो बाइंडिंग करता है वो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन. और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, राइट. अल्टीमेटली क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज होती है बेटा? एफिशिएंसी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, काम पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है. और अगर हम स्पेशलाइज्ड हैं उसमें, तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने का कोई सवाल ही नहीं उठता. टाइम वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है. हमें सोचना नहीं पड़ता यार ये काम कैसे होगा, बिकॉज द वन इज स्पेशलाइज्ड इन बाइंडिंग, तो उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उस इंडिविजुअल को मैं असेंबल करने के लिए दे दूंगी पेजेस, तो वो एक बार सोचेगा यार ये कैसे होगा, हाउ कैन आई असेंबल द पेजेस एज आई डोंट नो द प्रोसीजर ऑफ इट, राइट. ऐसे इसको बाइंडिंग का काम दे देंगे तो ये सोचेगा भाई ये बाइंडिंग कैसे होगा. उसको टाइम लगेगा सीखने में, एफर्ट्स लगेंगे, टाइम वेस्ट होगा, राइट. एंड इट इज़ कॉस्ड बाय चेंज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर. बट एक और चीज़ है, ये स्पेशलाइज्ड है बाइंडिंग में, ये स्पेशलाइज्ड है असेंबलिंग ऑफ पेजेस में, कंप्यूटर टाइपिंग में ये स्पेशलाइज्ड है. लेकिन बहुत टाइम तक ये स्किल्स अगर चलती रहती हैं, अगर ये काम चलता रहता है, तो इट लेड्स टू लॉस ऑफ स्किल एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ एम्प्लॉय. मोनोटोनस जॉब हो जाती है, मतलब लेस इंटरेस्टिंग. एक ही काम, लेट्स सपोज मैं आपको फॉर द होल ईयर मॉनिटर बना दूं, तो शायद कुछ बच्चे तो खुश हो रहे होंगे. आई कैन सी स्माइल. हाँ, ऐसे विजिबल हो रही है मुझे स्माइल. अगर पूरे ईयर के लिए मैं आपको मॉनिटर बना देती हूँ, तो आप कहोगे भाई मैम मज़ा आ गया, तो मॉनिटर बन गए फॉर द होल ईयर. अभी यू यूज टू फाइट मैम, अभी 1 मंथ हो गया है, यू नीड टू चेंज द मॉनिटर, होता है ना ऐसा. और खुद मॉनिटर भी कई बार लेस इंटरेस्टिंग हो जाता है. उसको लगता है यार एक ही काम है मेरे पास करने के लिए, टू माइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास, है ना. तो अगर जो मॉनिटर है उसको कुछ और टास्क दे दिया जाए, ठीक है, मतलब चेंज होता रहना चाहिए आपके काम में. एक टाइम के बाद आप स्पेशलाइज तो हो गए हो, बट हो सकता है वो जॉब आपके लिए लेस इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि आप यू आर कैरिंग इट टू फार, लंबे टाइम से आप वो कर रहे हो, राइट. Since division of work make the job less satisfying, management practice of today gives serious thought to the possibility of job enrichment. इसका मतलब है बेटा चेंज भी होना चाहिए. आप लंबे टाइम तक एक ही काम को करते रहोगे तो समटाइम यू फील बोर, राइट. ओके, चलो अब इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं. लेट्स कम टू द पॉइंट हियर. इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? एक तो अगर हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, तो जॉब अल्टीमेटली सिंपलर हो जाता है. कोई भी काम, स्पेशलाइजेशन निकल कर आता है बाहर. जो स्पेशलाइज्ड है उसे ही दिया जाता है, तो काम अच्छे से होता है. एफिशिएंसी, मैंने जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि एफिशिएंसी इंक्रीज होती है इससे हमारी वर्कर्स की, ठीक है. वेस्टेज, इट चेक्स वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ वर्कर्स, राइट. टाइम वेस्ट नहीं होता है और वर्कर्स का एफर्ट वेस्ट नहीं होता है. जो जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो आराम से उसमें काम करता रहता है. एडवर्स इफेक्ट क्या है? अगर हम इसे फॉलोअप नहीं करें रिवीजन ऑफ वर्क को, तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? किसी भी एक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है, जॉब बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है और डिफ़िकल्ट हो सकती है, ठीक है. स्पेशलाइजेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा. आप स्पेशलाइज्ड हो बाइंडिंग में और मैं आपको काम दे देती हूँ असेंबलिंग का, ये स्पेशलाइज्ड है असेंबली में, मैं इसको काम दे देती हूँ बाइंडिंग का, ठीक है. ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर? कोई फ़ायदा नहीं होगा स्पेशलाइजेशन का, ठीक है. देन कम एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन विल सफ़र. एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी होती है बेटा, टाइम से अपने काम को कंप्लीट करना और अच्छी तरह से कंप्लीट करना, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी वेस्ट होगा और हमारे एफर्ट्स भी वर्कर के वेस्ट होंगे. वो सोचने में ही लगा देगा यार ये काम कैसे करूँ मैं, ये तो मैं इसमें स्पेशलाइज्ड ही नहीं हूँ. इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पर भी, आपके स्कूल में भी डिवीजन ऑफ वर्क अगर नहीं होगा, मान लो लेट्स सपोज एक ही टीचर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर टीचर, किसी भी एक टीचर को बोल दिया जाए कि साइंस की क्लासेस भी आपको लेनी है और कॉमर्स की क्लासेस भी आपको लेनी है. हाउ कम इज़ इट पॉसिबल? द वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन दिस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में जो स्पेशलाइज्ड हैं टीचर, वो उसी को पढ़ा पाएंगे ना आपको, तो वो तो ओवरबर्डन्ड हो जाएगा, है ना. मतलब इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल. आप इस चीज़ को समझो कि डिवीजन ऑफ वर्क हर जगह पर इम्पॉर्टेंट है, एनीवेयर, एवरीवेयर.
right? Okay, now comes the another one, the second one. I hope this principle, division of work, is clear to all. Now comes the second principle given by Henry Fayol, which is authority and responsibility. Authority and responsibility. चलो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड समझेंगे अब हम. ये प्रिंसिपल भी दिया फेयोल ने, हेनरी फेयोल ने. दिस प्रिंसिपल ऑल्सो गिवन बाय हेनरी फेयोल, जिसमें अथॉरिटी, व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज द राइट, अथॉरिटी इज द राइट to give orders to the subordinate, and use the resources of organization. ठीक है. और what is responsibility? It is the duty which the subordinates is expected to perform. Now listen, there are two terms here, authority and responsibility. Authority क्या होती है? Authority is the right. अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स. जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि नाउ यू आर द अथॉरेबल पर्सन, आपके पास अथॉरिटी है, आप कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ करो. ठीक है. हियर to give orders to the subordinate, we are giving order to the subordinate, and we are giving order to use the resources of the organization. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ? इट इज़ द ड्यूटी विच द सबऑर्डिनेट्स इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. भाई अगर आपने किसी को अथॉरिटी दे दी है तो अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो काम जब उसको अथॉरिटी मिली है किसी काम को पूरा करने की, तो वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो आंसरेबल हो गया, वो बताएगा कि भाई ये काम हुआ तो ऐसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. राइट. ओके. अच्छा, अब ये हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. एक तो इन टर्म ऑफ फंक्शंस और इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कैसे? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लगाया जा सकता है इन टर्म ऑफ फंक्शंस और इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. फंक्शंस, मैंने आपको कुछ अथॉरिटी दी कि आपको पूरी क्लास में सब बच्चों का काम देखना है कि वेदर दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क और नॉट. ठीक है. अब आई सॉ यू like you are roaming in the class and checking properly each and every page of the students. तो मुझे दिख गया कि you are performing your authority given by me very nicely, very carefully. ठीक है. मैंने आपको फंक्शन करते हुए देखा कि आप अच्छे से प्रॉपर एक एक स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हो. राइट. या मैंने आपको टारगेट दिया 10 बच्चों की कॉपी, बेटा आपको उन 10 बच्चों की कॉपी लेकर आनी है जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, और आपने क्लास से 12 बच्चों की लेट्स सपोज कॉपी निकाल दी, तो दैट मीन्स आपने बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम किया जब 12 बच्चों की कॉपी निकल गई आउट ऑफ 30. ऑब्जेक्टिव जो था हमारा सारे बच्चों की कॉपी निकालना. मेरे अकॉर्डिंग 10 बच्चे हैं वो जिनका काम कंप्लीट नहीं होगा, बट आपने इतने अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अथॉरिटी को निभाया कि 12 बच्चे निकल कर आ गए जिनका काम कंप्लीट नहीं है. लेट्स सपोज हम ये क्लास की बात कर रहे हैं. ऐसी किसी कंपनी की बात करें तो जब किसी सबऑर्डिनेट को कहा जाता है कि टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ मशीन, किसी मशीन के वर्किंग को कंट्रोल करो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है इन टर्म ऑफ फंक्शन, कि वो कितने अच्छे से किसी मशीन को ऑपरेट कर रहा है, जो और कोई नहीं कर सकता. ठीक है. क्योंकि वो अथॉरेबल पर्सन है. राइट. और अगर हम कहते हैं किसी सबऑर्डिनेट को कि आपको कुछ पर्टिकुलर 50 टीवी मैन्युफैक्चर करके ही देने हैं आज, मुझे नहीं पता हाउ इट इज़ पॉसिबल, आई डोंट नो. हम 45 करते हैं बट आज आपको 50 मैन्युफैक्चर करके देने हैं टीवी. सो दैट मीन्स यहाँ पर वी आर गिविंग हिम द अथॉरिटी. ठीक है. व्हेन अ सबऑर्डिनेट इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस a certain number of pieces of product, तो responsibility is created in term of target, in term of objectives. Right? या हम बात करते हैं, आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल, कि किसी वर्कर को
ठीक है, किसी वर्कर को असाइन किया है कि आपको 10 बाइसिकल असेंबल करनी है, 10 बाइसिकल असेंबल करनी है पर डे, राइट। एंड ही गेट वेरियस पार्ट एंड कंपोनेंट्स। अब असेंबल करने के लिए उसको असेंबलिंग करनी है बाइसिकल की, 10 बाइसिकल असेंबल करनी है पर डे। उसके लिए वो जो भी उसको पार्ट्स और कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो स्टोर से ले सकता है, कंपनी के स्टोर से ले सकता है, ठीक है। ओके, बट ही इज़ नॉट ऑथोराइज टू यूज़ द टूल्स रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब। लेकिन वो ले तो सकता है, पर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उन्हें यूज़ कर सके। उसके लिए ही हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, या जो भी उसके सुपीरियर हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। अब बोल तो दिया है कि आपको 10 बाइसाइकिल पर डे में असेंबल करनी है, तो अथॉरिटी मिल गई है उसको कि आप कोई भी पार्ट और कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हो, स्टोर से ले लो जो भी आपको चाहिए। बट उन टूल्स को यूज़ करने के लिए ही नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सुपीरियर। यहाँ पर वो बाउंड हो गया है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ही वुड नॉट बी एबल टू डू हिज जॉब। वो कैसे अपना काम कर लेगा, वो कैसे असेंबल कर देगा, उसके पास अथॉरिटी पूरी नहीं है। एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बैलेंस होना चाहिए इनके बीच में। इन अदर वर्ड्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शुड बियर अ लॉजिकल रिलेशन, राइट। सी, सफिशिएंट अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा कर सके। इसको अथॉरिटी तो मिल गई यहाँ पर। The particular person, the particular individual got the authority that he got the target first कि he need to assemble 10 bicycle per day. Then he got the authority कि he can take the parts and components he required from the store of the company, but उसको अथॉरिटी नहीं मिली है कि वो उन्हें यूज़ कर सके। उसके लिए ही नीड टू टेक परमिशन, दोबारा जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी अथॉरिटी नहीं है। सो सफिशिएंट अथॉरिटी शुड बी डेलीकेटेड टू अ सबऑर्डिनेट, ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। अगर अथॉरिटी कम दी जाती है तो सबऑर्डिनेट शुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी वेल। और अगर ज़्यादा अथॉरिटी दे दी जाए तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। अगर उसको बोल दिया जाए भाई तुम करो यूज़ बिना परमिशन के, तो हो सकता है वो 10 की जगह 12 बना दे। हो सकता है वो उसको ये अथॉरिटी मिल जाए कि आप कितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स ले लो, तो वो पता नहीं, हो सकता है कुछ अपने पास रख ले, मतलब कुछ भी कर सकता है, वो मिसयूज़ कर सकता है अपनी अथॉरिटी का, ठीक है। सो अब इसके भी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ अगर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं प्रिंसिपल को, दैट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या होता है। अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या फ़ायदा होता है हमें पॉजिटिवली, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, मिसयूज़ नहीं होगा, नो मिसयूज़। मिसयूज़ पता होता है कितनी अथॉरिटी मिली हुई है हमें, ठीक है। हमें पता है कि हमें पार्ट्स और कंपोनेंट्स लाने हैं, कितने ला सकते हैं हम, 10 बाइसाइकिल के हिसाब से वो हमें स्टोर से मिल जाएंगे, तो मिसयूज़ नहीं होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। वर्कर्स अपना टारगेट टाइम पर पूरा कर सकेंगे, राइट, क्योंकि अथॉरिटी है तो कुछ बात ही नहीं है, वो अपना काम करेंगे, तो दे कैन मीट देयर टारगेट्स, मीट देयर टारगेट्स ऑन टाइम, ऑन टाइम। अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन, जैसे हमने उसमें पढ़े थे, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, अगर हम एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं अगर हम इसे नहीं फॉलो अप करते हैं इस प्रिंसिपल को, तो डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, लेस अथॉरिटी की वजह से, डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क क्यों, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। यहाँ पर देखो डिले हो रहा है ना, उसको ही नीड टू टॉक टू द सुपीरियर, here he need to talk to the superior to use those particular tools so that he can start assembling the bicycle। हाँ, और excessive authority हो जाती है तो वो misuse की जा सकती है। excessive authority can be misused। अगर ज़्यादा authority दे दी जाए तो वो misuse हो सकती है, right? So dear students, today we have discussed 2 principles of management given by Henry Fayol, that is division of work and authority and responsibility. And tomorrow we will learn about
Discipline, the third principle of management. Okay, so revise it and start preparing your notes of chapter number 2. Thank you.